हेलो दोस्तों, अमित ब्लॉग के ठंड में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफ़ी अभी मतलब लेटेस्ट में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो है अरावली श्रेणी को लेके। तो हमने सोचा कि अरावली श्रेणी पे ही जाके थोड़ा वीडियो बनाते हैं, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन हम आ गए हैं। अब देख सकते हैं अरावली श्रेणी की तरफ। और ये पूरा माउंटेन रेंज है, रेंज की एक बहुत बड़ा श्रृंखला है ये अरावली। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये भारत की मतलब कि क्या विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है, सबसे प्राचीन श्रृंखला है। और अरावली समझ लीजिए कि टोटल ये भारत में नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ है। इसमें लगभग 4 स्टेट आ जाते हैं, जैसे कि आपका गुजरात और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे में चारों में ये अरावली फैली हुई है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई हुई है कि 100 मीटर के नीचे जितनी अरावली की श्रेणियाँ हैं, मतलब कि पर्वत हैं, उसमें खनन क्षेत्र मतलब खनन के लिए उनको खोल दिया जाएगा। इसी विरोध में राजस्थान से लेके मतलब बहुत जगह, लेकिन खास तौर से राजस्थान में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहे हैं इसके, कि ऐसा नहीं होना जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक क्षति इससे हो जाएगी और सारी अव्यवस्थाएँ फैल जाएंगी। तो इस वजह से काफ़ी आंदोलन हो रहा है। तो उसी पर्पज से हम आए हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि हम अरावली पे ही आके सोचते हैं कि वीडियो बना दें, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये चौतरफी तरफ मतलब चारों तरफ देख लीजिए, पूरा श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला है अरावली की, चौतरफा फैला हुआ है। ये मेरी तरफ आप देख सकते हैं। ये दोस्तों बता दें कि बहुत जैसे कि बहुत सारे पर्वतों को मिल के श्रृंखला बनती है। तो इसी तरह एक अरावली श्रृंखला है। इसमें टोटल लगभग 1200 चोटियाँ हैं, जिसमें से 1000 चोटी जो है कि वो 100 मीटर के नीचे ही है। यानी कि 90% चोटी समझ लीजिए कि वो 100 मीटर के नीचे ही है अरावली की। तो अगर 90% चोटी आप 100 मीटर के दायरे में बोल रहे हैं कि 100 मीटर के नीचे में अगर वो हो सकता है, समझ लीजिए कि तो 90% चोटी पे खनन क्षेत्र हो सकता है, जिससे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट के जो ये नियम है वो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। प्राकृतिक ये कुछ जो उद्योगी लोग हैं उन्हीं के लिए किया जा रहा है, जिससे उनकी आपको पता होगा कि राजस्थान में इनकी फैक्ट्री एक लग रही है। तो ये यहाँ पर चूना पत्थर के बहुत मतलब भंडार है। तो इनके संगमरमर के लिए, चूना पत्थर के लिए, काले ग्रेनाइट के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो पहले समझ लीजिए कि सबसे बड़ा इसमें दिक्कत होगा कि जो हम लोग 5 जून को हर साल 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और गवर्नमेंट इस पर जो बहुत जोर शोर से माँ के नाम एक पेड़ लगाने की बात करती है, और पेड़ लगा कि सब लोग पेड़ लगाएं, जंगल जीवन बचाएं। तो जल, जीवन, जंगल ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें हैं। इसके बिना मानव और कोई भी जीव की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जल, जीवन और जंगल ज़मीन के बिना ये जीवन संभव ही नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो ये आपको पता भी है कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों को अगर ये ख़त्म कर देंगे, जंगल ख़त्म कर देंगे, जल ख़त्म कर देंगे, ज़मीन ख़त्म कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे पाएंगे। जो हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत पोषणी विकास के बारे में, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको कुछ करके जाना है, छोड़ के जाना है, संसाधनों का ऐसा उपयोग करना है। तो अगर हम संसाधन ही ख़त्म कर देंगे तो फिर बचेगा ही क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसमें समझ लीजिए कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाएगी कि अगर अरावली श्रेणी में खनन हो जाता है, 100 मीटर के नीचे जितनी पहाड़ियों पर अगर खनन होगा, तो इसकी 90% श्रेणियाँ 100 मीटर के नीचे हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची पर्वत नहीं है। इसकी सबसे लंबी श्रृंखला गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर के आसपास है। बाकी 1200 टोटल चोटियों में से 1090 मीटर 100 मीटर के नीचे ही है इसके आ जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये 4 राज्यों में फैली हुई थी, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान को होगा, क्योंकि समझ लीजिए सबसे पहले बड़ी हानि हो जाएगी अगर इन श्रृंखलाओं पर्वतों का नाश होता है। तो जो भी राजस्थान में थोड़ी बड़ी बारिश होती है वो अरावली की वजह से ही होती है। तो जो मानसूनी हवाएं, जैसे कि जलवाप, जैसे पानी ऊपर जाता है, आपको पता होगा कि पानी वर्षा कैसे होती है, तो बादल के रूप में वही बादल की हवाएं, जो नमी वाली हवाएं होती हैं, वो पर्वत से टकराती हैं, और जिस जगह पर टकराती हैं तो बारिश होती है। तो जब श्रृंखलाएँ खत्म हो जाएंगी, पर्वत ही खत्म हो जाएंगे, तो बादल टकराएंगे नहीं मानसूनी वाले, तो फिर बारिश नहीं होगी। तो इस तरह राजस्थान में सूखा है और ज़्यादा सूखा पड़ने लगेगा। दूसरा हानि दोस्तों हो सकता है कि जो पश्चिमी से जो बालू के रेत कण है वो उड़ के हिमालय तक भी जा सकते हैं। और हिमालय में जब बर्फ़ पे जब जाके वो बालू कट जाएंगे, तो आपको पता है कि बालू जैसे जैसे गर्म होता है उतना ही टाइम ठंडा होने में भी लगता है, और धीरे धीरे गर्म भी होता है। उससे क्या होगा कि बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघले तो अब गंगा और यमुना इन सब का जो है कि जल क्षेत्र में मतलब कि बढ़ोतरी होगी।
जिससे बिहार और यूपी जैसे राज्यों में बाढ़ भी आ सकती है। तीसरी दोस्तों हानि ये हो सकती है कि हमारा टोटल संपदा और खनिज, हमारे प्राकृतिक संसाधन इसी से जुड़े हुए हैं। अगर ये ख़त्म हो सकता है तो आने वाले जल जीवन, जंगल, मतलब जानवर जो हैं, पशु पक्षी हैं, जो उनका केवल वन ही नहीं है, ये आप चारों तरफ देख सकते हैं, केवल ये वन ही नहीं है, ये बहुत सारे पशु पक्षियों और मानव की तरह जो है कि जानवरों के उनका निवास स्थान भी है। इससे भी बहुत उनको हानि हो सकता है। उनका निवास स्थान अगर किसी का छिन जाएगा तो फिर वही आज भी आए दिन जानवर हमारे आपके क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उससे भी दिक्कतें होंगी, उनका आवासीय क्षेत्र ही छीन लिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये हो सकता है दोस्तों कि अगर ये पहाड़ी ख़त्म हुई तो टेम्परेचर, जो गर्मी में आपको पता है कि दिल्ली और हरियाणा में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और उसके वजह से क्या होगा कि जो गर्म हवाएं हैं पश्चिम से आने वाली, वो श्रेणी से टकरा के वहीं तक रुक जाती हैं। अगर यह श्रेणी नहीं रहेगी तो वो गर्म हवाएं जो है वो डायरेक्ट दिल्ली और हरियाणा के ऊपर और मतलब कि प्रभावकारी हो जाएंगी, और गर्मी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वन समाप्त होने से समझ लें कि जीवन ही, इंसान, किसी भी पशु पक्षी या जानवर, सब वन प्राकृतिक संसाधन पे ही डिपेंड है। अगर ये समाप्त होता है तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और आने वाले समय में आप देखिए कि अभी दिल्ली की क्या स्थिति है, तो आने वाले समय में लोग, अभी बहुत सारे लोगों के घर में एयर फिल्टर का उपयोग हो रहा है, और अगर ये वन इतने समाप्त हो जाएंगे तो इतना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इनकी भरपाई फिर कैसे हो पाएगी। ये अब मेरी तरफ देख सकते हैं, बहुत सारे चौतरफा ये वन की श्रृंखलाएं हैं, बहुत ज़्यादा वन है, जो अगर इनको काट दिया गया तो इनको हटाना और इनको लगाना बहुत ही मुश्किल है। इतने भारी मात्रा में इस संसाधन को हम फिर से पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम ऑटोमेटिक फिर वही अपने पीठ पर ऑक्सीजन लेके एक बैग घूमेंगे, वो दिन अभी दूर नहीं है। और ये पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है और इससे किन लोगों को लाभ होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे संसाधनों को हमें, ये हमारे धरोहर है, इनको बचा के रखना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को जागरूकता बढ़े, इससे लोग ज़्यादा तक ये वीडियो जाए, लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हों और हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाएँ। इससे मतलब कि बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। संसाधन बचे रहेंगे तब भी हम बचे रहेंगे, अगर संसाधन नहीं बचे रहेंगे दोस्तों तो कोई नहीं बचेगा, न पशु बचेंगे, न पक्षी बचेंगे, न हम बचेंगे, तो सभी का नाश हो जाएगा। तो ये यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। अगर मुझे आप लाइक्स और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।